को जरूरी है, इसलिए ये इतिहास थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूं। जब ये लड़ाई 1916 से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर आगे बढ़ा रहे थे तो 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का, डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट नाम का एक संगठन बनाया 1924 को, जब वो 33 साल की उम्र के थे। और उस संगठन के द्वारा उन्होंने 1927 को चौदार तालाब का सत्याग्रह शुरू किया। ये सत्याग्रह शुरू करने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि बॉम्बे काउंसिल में ये कानून पास किया गया था कि अछूतों को सार्वजनिक स्तर पर जो भी सार्वजनिक जगह है उस पर पानी लेने का, ग्रहण करने का, पानी पीने का अधिकार होगा। मगर अछूतों के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो ऐसा कर सके, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने पहल करके 1927 को खुद ही अपने नेतृत्व में चौदार तालाब पर पानी प्राशन करने का, पीने का आंदोलन शुरू किया और इसमें लगभग 50,000 लोग उपस्थित थे। उस समय इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थित होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ब्राह्मणों ने इसके विरोध में हाई कोर्ट में एक केस दायर किया कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ये प्राइवेट प्लेस है, इसलिए ये कानून चौदार तालाब पर लागू नहीं होता। तो उस समय के अंग्रेज गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता कि ये पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है, तब तक इस आंदोलन को आपको नहीं करना चाहिए, उसको स्थगित किया गया। साथियों, उसके बाद इस आंदोलन को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और हमारे लोगों के इतिहास से संबंधित बातें हैं, इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है। 27 के बाद 1930 को नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया। सारे देश भर में राम जो है वो गोरा है, मगर नासिक में जाते जाते काला कैसे हो गया अभी पता नहीं है, अभी तक नहीं पता चला ये काला कैसे हो गया। मंदिर का नाम है कालाराम मंदिर। अब राम जब सारे देश भर में गोरा है तो नासिक में जाते जाते काला कैसा होगा ये अभी तक पता नहीं चला। मगर वहां बड़ी मान्यता होने की वजह से बाबा साहब आम्बेडकर ने यह आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, वो बहुत बयान महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदू है, जो अछूत लोग है वो हिंदू है, दूसरे हिंदुओं को जिस तरह से कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, क्योंकि हम भी हिंदू है इसलिए हमें भी कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। मगर ब्राह्मणों ने उन पर पत्थर फेंके, लाठियों से उन लोगों की पिटाई की और फिर ये पिटे पिटाए लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर दूसरे आधे किलोमीटर के दूर पर एक मैदान था वहां लेकर गए और वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार होता। कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया, इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। जो साधारण लोग थे, जो अछूत लोग थे, इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हो सकते थे, मगर अभी अभी उन्होंने पिटाई करके, उनकी पिटाई हुई थी, इसलिए इस बात को उनको स्वीकार करना पड़ा। और बाबा साहब आम्बेडकर ने यह ऐलान किया 1930 में कि अब भविष्य में हम अपनी लड़ाई ऐसा मानकर चलते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और ये धोने की जिम्मेदारी सब लोगों की है। मगर अब हम ऐसा मानते हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक नहीं है, बल्कि अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और इसके धोने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है, ये केवल अछूतों की है। इसलिए ये लड़ाई हम अपने अलग से लड़ेंगे। उसी दौरान 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर को इंग्लैंड में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया गया और वहां जाकर बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को यह मांग की कि हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होना चाहिए। जब 1930 को बाबा साहब आम्बेडकर ने यह मांग की तो उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे,
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मांग को रिकॉर्ड किया। अंग्रेजों ने इस पर कोई अधिकार नहीं, निर्णय नहीं लिया, और निर्णय ना लेने की वजह थी कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हाजिर नहीं थे। 1932 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। बाबा साहब अम्बेडकर भी इनवाइटेड थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, हमारे लोगों की जो संख्या है, अछूतों की जो संख्या है, उस संख्या के अनुपात में क्या हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो गांधी ने कहा कि मिलना चाहिए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल पूछा कि ये जो प्रतिनिधि एमएलए और एमपी चुनकर जाने चाहिए, वो रियल यानी सच्ची और सच्चे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। गांधी जी ये कह रहे थे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देने के लिए राजी है। यानी गांधी जी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को देने के लिए राजी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा मानते थे कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिए गए तो वो ब्राह्मणों के दलाल और भड़वे बन जाएंगे। ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, ब्राह्मणों के संगठन है। ब्राह्मण लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधियों को नॉमिनेट करेंगे, और जो लोग उनको नॉमिनेट करेंगे उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम एससी और एसटी के लोग कर सकते हैं, और इस तरह से वो उनके दलाल और भड़वे बन सकते हैं। ये दलाल और भड़वे मेरा शब्द नहीं है, ये स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर का है। अंग्रेजी में उन्होंने एजेंट शब्द का यूज किया था। तो एजेंट का हिंदी अनुवाद होता है, शुद्ध हिंदी में एजेंट का मतलब है मध्यस्थ, और देशी भाषा में अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। मैं दोनों शब्द आपको बता रहा हूं, शुद्ध हिंदी में मध्यस्थ और देशी हिंदी में दलाल और बड़ुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये मानते थे कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में ये सही और सच्चे प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। इस वजह से गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को बड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की रियल रिप्रेजेंटेशन की बात को स्वीकार किया। ये रियल रिप्रेजेंटेशन क्या था? ये रियल रिप्रेजेंटेशन था कि अछूतों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा, यानी अछूतों के ही कैंडिडेट होंगे, अछूतों का ही वोटर होंगे, और उनको अपना प्रतिनिधि सेपरेटली चुनने का अधिकार होगा। ये 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हासिल करने में कामयाबी हासिल की। जब गांधी जी ने ये देखा कि अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट में इनको सेपरेट राइट मिल जाएंगे, तो ये संसद में गांधी जी का वर्षन अवेलेबल है कि अगर अछूतों के लड़ाकू प्रतिनिधि विधानसभा में या लोकसभा में चुनकर जाएंगे तो वो सवर्णों को उनका कामकाज करने देने के लिए, ब्राह्मणों को उनका कामकाज करने देने के लिए संसद में या विधानसभा में बहुत बड़ा अवरोध पैदा कर सकते हैं। ये गांधी जी का रिटन स्टेटमेंट है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। मैं उसके आधार पर ये बात बता रहा हूं। ये जानकारी हमारे लोगों को होना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हक और अधिकार हासिल किया, उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, और 24 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की वजह से पुना पैक्ट हुआ। और पुना पैक्ट में गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा जॉइंट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर थोप दिया गया। आज 131 मेंबर पार्लियामेंट जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनकर जाते हैं, और 1250 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं, मगर कोई भी एमएलए और कोई भी एमपी संसद या विधानसभा में बोलने का काम नहीं करता है। ये जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से हुआ। मैं जॉइंट इलेक्टोरेट के संबंध में बहुत सारे उदाहरण, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जस्टिस अकोदिया जी, ये जयपुर के रिटायर्ड जस्टिस थे। तो ये जयपुर से अजमेर के राज्य अधिवेशन में हमने उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। तो वहां उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उस उदाहरण में उन्होंने ये बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा था
कि मैं जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहा था, तो हमारे गाड़ी में एक ड्राइवर और एक चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मेंबर थे, और एक शेड्यूल कास्ट के एमएलए थे, और मैं था। इतने लोग, 4 लोग थे। तो कुछ देर जाने के बाद चतुर्वेदी जी को टॉयलेट लगा, तो वो गाड़ी को रोका और टॉयलेट के लिए चले गए। तो गाड़ी में जस्टिस साहब बैठे थे और शेड्यूल कास्ट के एमएलए बैठे थे। तो थोड़ी देर बाद शेड्यूल कास्ट के जो एमएलए थे उन्होंने जज साहब को कहा, जज साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए। टॉयलेट को तो गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने एमएलए को कहा, चतुर्वेदी जी है, वो पंडित जी है, वो अपना पिछवाड़ा धोना चाहते हैं, नहीं धोना चाहते हैं, आप काहे को चिंता कर रहे हो? वो उनका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते धो ले, ना धोना चाहते ना धो ले, वो पंडित जी का मामला है। ये कोई विधानसभा का मामला तो है नहीं जो आप इसके लिए चिंता कर रहे हो। तो एमएलए साहब चुप हो गए। 2-3 मिनट के बाद दोबारा कहा, जज साहब पानी लेकर जाना जरूरी है। तो जज साहब उसके ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको कहा कि देखो, अगर आप मुझे पूछ करके पानी लेके जाना चाहता हूं तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मुझे पूछकर पानी मत लेके जाना। तुमको लेके जाना है तो लेके जाओ, मगर मेरे को पूछकर मत लेके जाना, मुझे इसमें शामिल मत करना। तुमको लेके जाना है लेके जाओ। तो बोतल थी पानी की, वो उठाकर लेके गए। तो मैं वहां स्टेज पर था, तो मैंने जज साहब को भी कहा, जज साहब वो एमएलए साहब जो शेड्यूल कास्ट के थे वो पानी की बोतल ही लेकर गए या चतुर्वेदी जी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा, वो झाड़ी के पीछे थे, मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। वो जब पानी ले जा सकते तो पिछवाड़ा भी धो सकते। तो जज साहब ने जो अनुभव अजमेर के हमारे बामसेव के स्टेट कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब आंबेडकर जॉइंट इलेक्टोरेट जो सिस्टम है उसके विरोधी क्यों थे? क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर कहते थे किससे दलाल और भड़वे पैदा होंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने भी नहीं सोचा कि ब्राह्मणों का पिछवाड़ा धोने वाला एमएलए बन जाएगा। ये बाबा साहब भी कल्पना नहीं कर सके, मगर इतना नीचे तक गिरने वाले लोग जो है वो इसमें चुनकर जाने लगे। साथियों, ये जॉइंट इलेक्टोरेट का नतीजा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद 1952 को भारत का संविधान लागू होने के बाद 52 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, और प्रथम लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 22.5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन था और वो लोग उसमें चुनकर जाते थे। तो 52 से लेकर अब तक जितनी भी केंद्र सरकार जितनी भी बनी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर सेंट्रल की कोई भी सरकार नहीं बनी। अभी 131 मेंबर पार्लियामेंट है। नरेंद्र मोदी के बीजेपी के 303 एमपी है। उस 303 में 76 एमपी एससी और एसटी के। अगर ये 76 एमपी नरेंद्र मोदी के समर्थन से विड्रॉ कर लेते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी, उसका बहुमत खत्म हो जाएगा। मगर ये एमपी इस तरह का काम नहीं कर सकते क्योंकि वो जॉइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जा रहे हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से उनका रियल रिप्रेजेंटेशन, सही और सच्चा प्रतिनिधि चुनकर जाना खत्म हो गया है। ये पूना पैक्ट जो गांधी जी के द्वारा थोपा गया, इसकी वजह से हुआ। इसका परिणाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अधिकारों पर भी हुआ, क्योंकि यदि 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग चुनकर जाते तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की लड़ाई भी संविधान संसद में लड़ते। अगर संसद में लड़ते तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी सारे देश भर में हक और अधिकार मिलते, क्योंकि कोई भी सरकार सेंट्रल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीट के समर्थन के बगैर चुनकर नहीं आ सकती।
ये आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आज बीजेपी की सरकार। ये इतिहास मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। अनपढ़ लोगों को कहां से इतिहास मालूम होगा? मैं कह रहा हूं पढ़े लिखे लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। जो कह रहा हूं वो पढ़े लिखे लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। आज भी वो जॉइंट इलेक्टेड लागू है। हर 10 साल के बाद कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जॉइंट इलेक्टेड का, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये उसको हर 10 साल बाद देते रहते हैं। हम नौकरियों का रिजर्वेशन लागू करने के लिए आंदोलन करते हैं, देते नहीं। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू करने के लिए हम मांग नहीं करते हैं, फिर भी हर 10 साल बाद देते हैं। नौकरियों का रिजर्वेशन 10 साल में समाप्त नहीं होता। 10 साल में जो समाप्त होता है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ये भी हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। 330 आर्टिकल और 332 के अंदर 10 साल का प्रावधान है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए। ये जानकारी भी हमारे लोगों को नहीं है, इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। ये सारी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल करके दिए। उसके बाद में आप लोगों को, क्योंकि ये 1935 सेकंड इंडिया एक्ट में इसको कानून के तौर पर मान्यता दी गई। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और बहुत सारे राज्यों में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन चुनकर आया। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन चुनकर आने की वजह से इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। इस हालत को सुधार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर सारे देश भर में घूम घूम कर 18, 19 और 20 जुलाई 1942 को नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन चल ही रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों के सेंट्रल गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर, सिंचाई मिनिस्टर, सीपीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और बिजली मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार देकर सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया गया 1942 को। और 9 अगस्त 1943 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के मंत्रिमंडल में रहते हुए 8.33% रिजर्वेशन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला 9 अगस्त 1943 को, जब वो मंत्री थे। क्योंकि आजकल के जो मंत्री है वो हमारे लोगों को कोई अधिकार देने के लिए मंत्री नहीं, मंत्री ने कोई देते हैं। बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अंग्रेजों के मंत्रिमंडल में मंत्री थे तो 43 में 9 अगस्त 1943 को 8.33 शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरियों में, एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में रिजर्वेशन घोषित किया। ये सारा रिकॉर्ड और इतिहास है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये इतिहास बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। 2 सितंबर 1943 को अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा का चुनाव घोषित किया गया। और जब चुनाव हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर गए। बंगाल में उस समय फजलुल हक नाम के मुसलमान मुख्यमंत्री थे। तो मुसलमानों की मदद से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोगों को यह जानकारी नहीं है कि फजलुल हक जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, उनकी मदद से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए। अब जब संविधान सभा में चुनकर गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी जी को यह कहा कि जो संविधान आप लिखना चाहते हैं मैं उसका समर्थन तब तक नहीं करूंगा जब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं दिया जाता। ये लड़ाई संविधान सभा के अंदर भी बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे। और जब ये लड़ाई बहुत ज्यादा तीव्र हुई और उस लड़ाई के दौरान ये बात फाइनल हुई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनेगा। आप सुनकर आपको बहुत दुख हो सकता है, मगर मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल माउंटबेटन को मिले
और माउंटबेटन को उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को आजादी जैसा आप कह रहे हैं मिलना चाहिए। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, इस पर मैं विचार करता हूं। जब ये बात हुई और उन्होंने, सरदार पटेल ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त 47 को भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। जो स्वीकार किया तो स्वीकार करने के बाद गांधी जी ने इसका विरोध किया पब्लिकली कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। जब यह बयान गांधी जी ने दिया तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को बुलाया और कहा कि आपने जिस बात की सहमति दी थी, मैं तो ये मानकर चल रहा था कि आप लोगों ने गांधी जी से सहमति लेकर ये कहा होगा, मगर गांधी जी तो अभी विरोध कर रहे हैं। तो जवाहरलाल जी ने और सरदार पटेल ने माउंटबेटन को कहा कि आप गांधी जी से वार्ता कर लीजिए। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया। माउंटबेटन जब गांधी जी जब माउंटबेटन को मिलने के लिए जा रहे थे तो मौलाना आजाद को गांधी जी ने बुलाया और मौलाना आजाद को कहा, मौलाना अगर मैं पार्टीशन का विरोध करूं तो आप किसका साथ दोगे? तो मौलाना आजाद ने कहा आपका साथ दूंगा। मौलाना आजाद का समर्थन लेकर गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए और माउंटबेटन को उन्होंने बात कही। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा कि मैं तो पार्टीशन का विरोध कर रहा हूं, मगर आप लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनके संख्या के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना चाहते हैं, तो मैं तो इसका विरोधी हूं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मैं भारत के विभाजन का प्रस्ताव, आप लोगों का, अंग्रेजों का प्रस्ताव मानने के लिए राजी हूं। तो माउंटबेटन ने गांधी जी की बात को स्वीकार कर लिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा आजाद भारत में जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने की बात मानी जा रही थी वो उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे। गांधी जी इस बात को मान ले, भारत के पार्टीशन को मान ले, भारत के टुकड़े को मान ले, तो फिर मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। गांधी जी की बात को स्वीकार किया गया और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के अधिकारों का बलि दिया गया। जब बाबा साहब आंबेडकर को यह बात पता चली तो वो उस समय जो अंग्रेजों की सरकार थी, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, वहां मिलने के लिए गए। ये सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है। गए तो बाबा साहब आंबेडकर की बात क्लेमेंट एटली या वहां के किसी मंत्रिमंडल के मंत्री ने, अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। तो बाबा साहब आंबेडकर वापस आए और वापस आकर उन्होंने बयान दिया कि हम किसी ऐसे संविधान को मानने के लिए राजी नहीं है जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए राजी नहीं है। तो अंग्रेजों ने यह शर्त रखा था कि सारे लोगों को मिलकर ये संविधान लिखने का काम करना होगा। तो गांधी जी के सामने ये संकट खड़ा हुआ तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा, जवाहरलाल जी अगर डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन नहीं मिलेगा तो जो अंग्रेजों की शर्त है सभी लोगों को मिलकर संविधान लिखने की, ये पूरी नहीं होगी, तो क्या किया जाए? तो गांधी जी ने जवाहरलाल को कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो, उनको जो चाहिए वो लिखेंगे और जितना हम मानना चाहेंगे मानेंगे, जो नहीं मानना चाहेंगे नहीं मानेंगे। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और बाबा साहब अंबेडकर ने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। इस संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए 63 आर्टिकल लिखा। 395 में से 63 आर्टिकल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए लिखे। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है, ये तथ्य हमारे लोगों को पता नहीं है।
इसलिए ये जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके तहत जो अधिकार मिले वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। मगर आजाद भारत में जो चुनाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और आजाद भारत के प्रथम संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। और इस वजह से भारत के संविधान पर अमल करने का जो काम है वो काम नहीं किया गया। इस वजह से साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान पर अगर अमल किया गया होता तो देश में डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आ गया होता, मगर वो अमल नहीं हुआ। वो अमल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे लोगों के रियल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, नामधारी प्रतिनिधि है। अब ये नामधारी और नॉमिनेटेड का भी अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहता हूं। गांव में शादी होती है तो जो शादीशुदा आदमी है वो परिचय देता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो जो दूसरा आदमी है वो पूछता है कि ये जो औरत खड़ी है ये कौन है, कहाँ है, ऐसी रखी हुई है, ये जो औरत है ये ऐसी रखी हुई है। तो इस तरह से जो हमारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो ऐसे ही रखे हुए होते हैं। रखे हुए समझते हो? ये ब्राह्मणों के रखे हुए होते हैं, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, तो वो पार्टी जिनको नॉमिनेट करते हैं वो उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमपी ने पार्लियामेंट में कोई बिल रखा हो, कोई कानून बनाया हो, ऐसा कोई उदाहरण है? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, किसी ने नहीं किया। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन लोगों का अनुभव बताया कि ये लोग पार्लियामेंट में क्या करते हैं, ये एससी और एसटी के एमपी क्या करते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर जॉइन, यानी वो जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। अब जमाई आदमी क्यों देता है? वो नेचुरल कॉल है, इसलिए जमाई देने के लिए मुंह खोलता है। अन्यथा बोलने के लिए किसी एमएलए एमपी को पार्लियामेंट में हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने का ही अधिकार नहीं है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को इन लोगों ने अपनी व्यवस्था में गुलाम बनाकर रखा। अगर उन्होंने हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी व्यवस्था में गुलाम बनाकर रखा, आजाद भारत में एमएलए एमपी को गुलाम बनाकर रखा, तो हमारे जो आम लोग हैं उनकी कोई औकात है? जब उन्होंने हमारे एमएलए को गुलाम बना के रखा, हमारे एमपी को गुलाम बना के रखा, तो हमारे आम आदमी की कोई औकात है? इस वजह से हम लोगों ने हमारा इंडिपेंडेंट आंदोलन सारे देश भर में खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन के वजह से जो हक और अधिकार हमारे लोगों को मिले, उससे पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हो गया, विद्यार्थी पैदा हो गए, नौकरीदार पैदा हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अधिकारी हो गए, पदाधिकारी हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए। ये सारा का सारा तो बाबा साहब अम्बेडकर का लड़ाई से हासिल किया हुआ अधिकार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ है, अगर मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये मेरा आंदोलन आगे बढ़ाने का काम करे, गलत क्या है? सही है, क्योंकि उन्होंने उनके आंदोलन के द्वारा पढ़ा लिखा पैदा हो गया वर्ग। अगर ये पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हो गया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बचा हुआ आंदोलन है वो आगे बढ़ाने का काम करे। ये अगर बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, मगर इस उम्मीदों पर वो कहते हैं पानी फिर दिया गया है और ये लोग पढ़े लिखे लोग मुझे धोखाधड़ी करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इससे हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, इससे सीख लेने की जरूरत है। इससे सीख लेने के लिए काशीराम जी ने इन पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया, बाम से पढ़े लिखे लोगों का संगठन। और आज बामसेब जो है, एक काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी 2000 के दौरान, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जो बामसेफ आज के तारीख में कार्यरत है, उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में था। आज बामसेफ संगठन 31 राज्यों, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। इतना विशाल संगठन हो गया, सारे देश भर में फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर आसाम के गुवाहाटी से लेकर गुजरात के जामनगर तक, ये सारे जितने भी हमारे देश में जिले हैं भारत के नक्शे के अंदर, और उसको सटा हुआ जो भी विदेशी देश है, सारे विदेशी देशों को सटे हुए जिले जो है उसमें बामसेफ कार्यरत है। इतना विशाल संगठन सारे देश भर में बना हुआ। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि साल में 25-30 करोड़ रुपया लोग निधि के तौर पर इकट्ठा करके देते हैं। आज आपने 2-2.5 लाख रुपया जो है यहाँ दिया। मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, 2-2.5 लाख रुपया हर दिन मेरा कार्यक्रम है, डेली मेरा कार्यक्रम है, एक दिन का नहीं है, डेली कार्यक्रम है। आज ही मैं दूसरे प्रदेश से यहाँ आया हूँ और कल 27 तारीख को मैं राजकोट गुजरात में था। बहुत दूर है गुजरात, वो भी गुजरात में भी राजकोट बहुत दूर है। वहां से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से फिर ये फ्लाइट लेकर पटना आया, पहले दिल्ली आया, दिल्ली से फिर पटना आया। तो इस तरह से डेली कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना बड़ा स्टेट है, जितनी बड़ी संगठन की शक्ति है, डेली मुझे लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। इस सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारा आंदोलन टाटा, बिरला, अंबानी के पैसे से तो नहीं चलाया जा सकता ना। टाटा से पैसे लेंगे और टाटा के ही विरोध में आंदोलन करेंगे तो कैसा होगा? बिरला के से पैसा लेंगे और बिरला के ही विरोध में आंदोलन करेंगे, कैसा होगा? अभी नया उद्योगपति पैदा हो रहा है, नरेंद्र मोदी पैदा कर रहा है, अडानी। ये जो अडानी है, ये आज से 20 साल पहले जामनगर में स्कूटर पर घूमता था। अभी ये 20-25 साल में ये भारत का पहले नंबर का उद्योगपति हो गया है नरेंद्र मोदी की मदद से। नरेंद्र मोदी इसका ही एरोप्लेन लेके घूमता है सारे देश भर में। नरेंद्र मोदी इसका ही पैसा सारे चुनाव में इस्तेमाल करता है, तो उसको ही मजबूत करने का काम करता है। ये तो पब्लिकली बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि अगर हमें अपना आंदोलन आगे बढ़ाना है तो वो आंदोलन स्वाभिमानी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। और स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन तभी हो सकता है जब आंदोलन के लिए 5 बड़े साधन चाहिए। बुद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, हुनर चाहिए, समय चाहिए और श्रम चाहिए। 5 साधन चाहिए। रात दिन हमें अपने आंदोलन के लिए मेहनत करना होगा, कोई दूसरा आदमी तो मेहनत नहीं करेगा। तो ये 5 साधन चाहिए, तब जाकर के आंदोलन आगे बढ़ सकता है। और इसमें सबसे अहम साधन है बुद्धि, उसके बाद दूसरे नंबर का साधन है पैसा। अगर पैसा हम अपने आंदोलन के लिए अपने ही लोगों से निकालने का काम नहीं करते हैं तो फिर आंदोलन चलेगा कैसे? दूसरों के एक कहावत है, जो सहारा देता है वो इशारा करता है, और इशारा ना मानो तो सहारा देना बंद कर देता है। दोबारा बताता हूं क्योंकि समझने के लिए दिक्कत होगी। जो सहारा देता है वो इशारा करता है कि ऐसा करो। इशारा ना मानो तो सहारा बंद कर देता है। तो उनका, जिनका सहारा आप लेते हो, अगर उनका इशारा ना मानोगे तो फिर वो सहारा बंद कर देगा, तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने निर्णय किया कि हम अपने लोगों का, जिनका आंदोलन चलाएंगे उनका ही सहारा लेंगे, जिनका आंदोलन चलाएंगे उनका सहारा लेंगे और उनके इशारे पर ही अपना आंदोलन चलाएंगे, किसी और के इशारे पर अपना आंदोलन नहीं चलाएंगे। मैं 18 साल 4 महीने का था तब से ये आंदोलन में हूं। अभी आप गिनती करो, मेरी 65 साल की उम्र हो गई है। इतने साल से लगातार लगा हुआ हूं, इसलिए इतना बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा हो गया है। ये कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है तो ये समझने के लिए आपको सबूत देता हूं। 5 मार्च 2019 को हमने आरएसएस के द्वारा जब 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का काम हो रहा था तो हमने 200 पॉइंट रोस्टर के लिए आंदोलन चलाया और भारत बंद किया। भारत बंद किया 5 मार्च 2019 को।
और इतना बड़ा भारत बंद हो गया, इतना बड़ा भारत बंद हो गया कि नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा। नरेंद्र मोदी कितना आकड़ू आदमी है जानते हो? नरेंद्र मोदी कितना आकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है। किसानों के तीनों कानून रद्द कर दिया मगर किसानों से बात नहीं किया, इतना आकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है। मैं देहाती आदमी हूं, देहात में कहा जाता है मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो देहात में लोग बोलते रहे थोड़ा घी लगाओ भाई, नहीं तो उठा कर लेके जाएंगे तो कहीं खड़ा ना हो जाए ऐसे। तो इसलिए गांव देहात में मरे हुए आदमी को घी लगाते। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी बहुत आकड़ू आदमी हैं, हमने उसको ऐसा सीधा किया और संसद में संविधान संशोधन 200 पॉइंट रोस्टर का लागू करवाया, का संविधान संशोधन करवा के नरेंद्र मोदी से करवाया। इतना बड़ा भारत बंद करवाया 5 मार्च 2019 को। उसके बाद 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद करवाया। ये सीए क्या है ये समझाने के लिए मैं थोड़ा आसाम में छोटे लेवल पर सीए लागू किया गया तो मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि आसाम में 19,48,000 लोगों को सीए लागू किया गया और उनको नागरिकता के अधिकार से निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उसमें 19,48,000 लोग थे, उसमें 5 लाख मुसलमान थे, बाकी कौन थे? एससी एसटी ओबीसी के लोग थे 14,48,000। आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को 14,48,000 लोगों को निकाल दिया। नहीं तो डेली आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग कहते नहीं थकते कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। जब 14,48,000 को निकाल दिया तब हिंदू नहीं थे, तब हिंदू नहीं थे। तो ब्राह्मणों को हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग कब चाहिए? जब भाजपा को वोट देना है तो हम हिंदू हैं, भाजपा को चंदा देना है तो हम हिंदू हैं, भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को मुसलमानों के विरोध में फसाद करना है तो ये ब्राह्मणों के बस की बात नहीं कि वो मुसलमानों का घर जलाए। ये ताकत तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों में ही है कि वो जाकर के मुसलमानों का घर जलाए। किसी ब्राह्मण की औकात नहीं है कि वो मुसलमान का घर जलाए। आज तक किसी फसाद में कोई ब्राह्मण मरा ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। जो मरते हैं या तो मुसलमान मरते हैं या तो एससी एसटी ओबीसी मरते हैं। जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को हम लोग जो है मुसलमान को मारना है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू है, फसाद करना है तो हिंदू है, चंदा चाहिए तो हिंदू है, वोट चाहिए भाजपा को तो हिंदू है, बाकी समय में हम हिंदू नहीं है। समझ में आए? आपको कंपेयर करके समझा रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। भाजपा को हम लोग हिंदू क्यों चाहिए? क्योंकि 3.5% ब्राह्मणों के वोटों से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। ध्यान रखो क्या बता रहा। भाजपा के लोगों को यह मालूम है 3.5% ब्राह्मणों की मदद से ग्राम पंचायत का पंच चुनवा कर नहीं लाया जा सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये एससी एसटी ओबीसी को छुट्टा ही हिंदू बना करके बनवा रहे हैं। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो हिंदू बनाने का तरीका क्या है भाजपा के पास? क्या वो प्रचार करके हिंदू बनाते हैं? क्या वो समझा के हिंदू बनाते हैं? क्या ब्राह्मण धर्म के अंदर कोई ऐसा सिद्धांत है समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का कोई सिद्धांत है जिसका प्रचार करके वो हम लोगों को हिंदू बनाते हैं? नहीं। कैसा बनाते हैं? बनाने का तरीका मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, 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 मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है।
मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने अस्पृश्यता नहीं बनाई, मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन नहीं किया, मुसलमानों ने शूद्रत्व ओबीसी पर नहीं थोपा, महिलाओं को दास नहीं बनाया। ये सारा काम मुसलमानों ने नहीं किया, ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। अगर कोई दुश्मन है तो ब्राह्मण है, दुश्मन मुसलमान है नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने ये सब बनाया नहीं। हम लोगों को समझने की जरूरत है, मगर ब्राह्मण हम लोगों को बताता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमानों को दुश्मन बनाकर प्रतिक्रिया में हमारे लोगों को हिंदू बनाता है। प्रचार से किसी SC ST OBC को हिंदू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। एक बार मैं रेल में ट्रैवलिंग कर रहा था और पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने कहा कि सब लोग चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आप शामिल नहीं हो रहे। मैंने कहा पंडित जी क्या आप चाहते हैं कि मैं शामिल हो? कहा मैं चाहता हूं। तो मैंने कहा मेरा एक सवाल है, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। तो उन्होंने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म के है। तो उसने क्या कहा, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। हमारे गधे लोगों को समझ में नहीं आता हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। हमारे लोगों को नहीं समझ में आता, SC ST OBC के लोगों को नहीं समझ में आता हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो मैंने फिर सवाल पूछा, पंडित जी अगर हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है, तो ये जो मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम है, उसके बजाय ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार अपने धर्म का क्यों नहीं करते हो? चुप, कोई जवाब नहीं। दोबारा पूछा, पंडित जी ब्राह्मण धर्म के नाम पर अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते हो? कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनको समझ में आया। क्या समझ में आया कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर अगर हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो जितने गैर ब्राह्मण है वो कहेंगे ये तुम्हारा धर्म है, तुम देखो, हमारे कोई लेना देना नहीं। हमारे लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। हिंदू के नाम पर हमारे लोग झांसे में फंसे हुए हैं। हजारों साल से हम लोग इस देश में हिंदू नहीं है, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई। सम्राट बृहदत्त मौर्य आखिरी सम्राट था, उसकी हत्या की गई। उसके बाद 300 या 400 या 500 साल बाद रामायण लिखा गया। कितने लोगों को पता है रामायण? ब्राह्मण क्या कहता है, कब लिखा? पंडित को पूछो कब लिखा? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। अरे कितना प्राचीन भाई, प्राचीन लिखा ना, तो कितना लिखा प्राचीन? बताता नहीं है तारीख आपको बता रहा हूं। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के 300-500 साल बाद रामायण लिखा गया। और रामायण के लिए दशरथ जातक जो बुद्ध के प्रवचन में उदाहरण है, दशरथ जातक, उस दशरथ जातक के कथा की चोरी करके रामायण लिखा। ये ऐलानिया बोल रहा हूं। ये बिहार में कोई ब्राह्मण पंडित होगा, उनको बोलो कि वामन मेश्राम ऐसा कहता है कि दशरथ जातक की कथा का मूल सोर्स चुराकर रामायण लिखा गया, ऐसा वामन मेश्राम का कहना है। आपके अंदर औकात है तो गलत साबित करो। द्विवेदी नाम के ब्राह्मण ने सोशल मीडिया में लिखा कि यदि दशरथ जातक की कथा चोरी करके हमने रामायण लिखा तो फिर राम को क्यों नहीं मानते हो? द्विवेदी नाम के ब्राह्मण ने हमको लिखा कि क्यों नहीं मानते हो? हमने कहा जब ओरिजिनल हमारे पास है तो डुप्लीकेट को क्यों माने? जब हमारे पास दशरथ जातक है, ओरिजिनल है, साला तुम्हारा डुप्लीकेट क्यों माने? समझ रहे? तो हम लोगों को यह बात समझना जरूरी है। दूसरा, महाभारत बड़ा ग्रंथ है, रामायण से 31 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा गया। 31 जातक कथा हमारे पास सबूत है। आप लोगों को मालूम है ना, मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता। और ब्राह्मणों को भी मालूम है, वामन मेश्राम बोलने के पहले सबूत इकट्ठा करता है, उसके बाद में बोलता है। तो मेरे साथ किसी ब्राह्मण ने आज तक पंगा लिया है? कोई उदाहरण है?
मेरे से नहीं पंगा लेता। क्यों? उनको मालूम है वामन मेश्राम, हाँ फिर सबूत होगा तभी बोल रहा है, बगैर सबूत के कोई बोल नहीं रहा है। मेरे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पंडित लोगों के सबूत है, अब ब्राह्मणों को भी मालूम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि ये जो हिंदू का चक्कर है, ये ब्राह्मणवाद के जाल में फंसाने का मामला है। जो हिंदू बनेगा वो ब्राह्मणों का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि आपको वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा, आपको जाति व्यवस्था मानना पड़ेगा, आपको अस्पृश्यता मानना पड़ेगा, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग को थोपने की सिद्धांत मानना पड़ेगा, आदिवासियों का सेग्रीगेशन मानना पड़ेगा, महिला की दास्ता मानना पड़ेगा, वो सारी के सारे उनका वर्चस्व मानना पड़ेगा। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिससे हम गुलाम बन जाएं? इसलिए साथियों मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई आप जीतना चाहते हो, जीतने का दुनिया वालों ने एक सबक पैदा किया, वो सबक भी आपको बताता हूं। वो सबक क्या है? संगठित शक्ति के बगैर दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। मैं अपने उम्र के 18 साल 4 महीने के समय से लगा हुआ हूं, इतने साल से लगा हुआ हूं। आपको कैलकुलेट करके निकालो कितने साल से लगा हुआ हूं, तो इतना लंबा समय लगाने के बाद 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये सियाल संगठन खड़ा किया है, इतना विशाल संगठन खड़ा किया है। और इस संगठन के बलबूते पर हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। और इसी के आधार पर बता रहा हूं कि 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने भारत बंद किया। सीएए के विरोध में भारत बंद किया, जो 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से आसाम में निकाला था। अभी एक RTI में किसी ने सवाल पूछा कि वो आसाम में कितने लोग विदेशी रह गए, तो कहा 1006। हमारी वजह से वो लोग बच गए। केवल 1006 लोगों का नंबर रह गया है, बाकी सारे लोगों को भारत की नागरिकता भारत बंद के बाद भारत सरकार को देनी पड़ी। जब 29 जनवरी 2020 को हमने भारत बंद किया तो अब केवल 1006 लोग रह गए। अंसारी जी, 1006 लोग, 19,48,000 में केवल 1006 लोग रह गए, सभी लोगों को नागरिकता मिल गई। 29 जनवरी 2020 को जब हमने भारत बंद किया तो इस भारत बंद को SC ST OBC के साथ मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया। तो पहले भारत बंद से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। इसलिए जब बड़ा भारत बंद हो गया, तब से जो कानून सीएए का पार्लियामेंट में RSS, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने बनाया, वो जो बनाया वो कानून कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है, भारत में लागू नहीं है। हमारे भारत बंद की वजह से वो कानून लागू नहीं है। नेशनल लेवल पर भारत बंद करने की वजह से कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है, आज तक वो कानून लागू नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लोग कहते हैं, RSS के लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, शक्तिशाली नेता है। चलो मान लेते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है। उसका कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली नेता है, सबूत के तौर पर बोल रहा हूं। अगर तुम्हारा प्रधानमंत्री इतना ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसका कानून हमने रोक लगा दिया, लागू नहीं होने दिया। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हम लोगों ने निर्माण की है। कल 25 तारीख को OBC की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर भारत बंद करवाया। मालूम होगा बिहार के लोगों को, पता चला कि 26 जिलों में बिहार में भी लागू हुआ भारत बंद। सारे देश भर में भारत बंद किया OBC की जाति आधारित गिनती पर। जानवरों की गिनती कर रहे हैं, कुत्तों की गिनती कर रहे हैं, जंगली जानवरों की गिनती कर रहे हैं, OBC की नहीं कर रहे।
तो हमने निर्णय लिया ओबीसी की जातीय आधारित गिनती जब तक नहीं होगी, मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भारत बंद करता रहूंगा। जब तक ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होती, भारत बंद होता रहेगा। क्यों? हमारे पास क्या काम धंधा है? बेरोजगार है, राष्ट्रीय स्तर के बेरोजगार है, साला काम धंधा क्या है? भारत बंद। मुझे आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ता है, आधे घंटे का वीडियो बनाने के बाद कह देता हूं भारत बंद। सारे देश के लोग जाग जाते हैं, भारत बंद शुरू हो जाता है, मैं जाके आराम करते रहता हूं। क्यों? पिछले 46-47 साल तक मैंने बहुत मेहनत किया, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया, वो संगठन में लोग जागृत लोग हैं, वो काम में लग जाते हैं। तो ये काम आने वाले समय में इतना विशाल आंदोलन खड़ा हुआ, तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बिहार के हर जिले में, अभी आप जिला स्तर से नीचे जाओ, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, गांव में जाओ, न्याय पंचायत में जाओ, आप लोग नीचे जाओ, गांव में जाओ। हमारे लोग गांव में रहते हैं, ज्यादा संख्या में रहते हैं, गांव के लोगों को जगाने का काम करो। गांव में हमारे लोगों की ज्यादा संख्या है, और अगर ऐसा आप करते हो तो आने वाले समय में हम लोग इस देश में जो करना चाहते हैं वो करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। अब आखिरी बात कहना चाहते हैं, हमारे साथियों ने जो छोटे छोटे दल इधर बनाए हुए हैं, तो मैं उन लोगों को अनुरोध करता हूं, हमारे नेता लोगों को अनुरोध करता हूं। क्या अनुरोध करता हूं? मेरा अनुरोध ये है कि आने वाले समय में बिहार में जितने भी छोटे दल है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी छोटे दल है, सारे छोटे दलों के लोग जो है वो एक मंच, एक गठबंधन बनाए, एक महागठबंधन बनाए, और हम वामसेव के लोगों का, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों का, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के लोगों का, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों का, जो हमारे सारे बिहार के हर जिले में हमारा संगठन है, आपको जो यहाँ चाहिए ताकत वो सब जगह हम देंगे। नागमणि जी, आप इसके लिए पहल करिए सारे बिहार में। सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा काम कैसे होगा, हमारे लोगों का काम कैसे होगा? सत्ता वाले लोग हमारा काम करते नहीं है, हमारे लोगों को ही सत्ता में पहुंचना चाहिए। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वोट देने के लिए नहीं दिया। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का नहीं। द डिफरेंस बिटवीन, आपको बता रहा हूं, वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। थोड़ा सा दिमाग में परिवर्तन करो। जब आप सोचते हो वोट का अधिकार, अरे चुनने का अधिकार, तो दूसरे को चुनते हो। जब आप सोचोगे कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, तो वोट का उपयोग शासक बनने के लिए करो। तो वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। अगर आप ऐसा करते हो तो बिहार में हमारे लोगों की संख्या ज्यादा है। जब हमारे लोगों की संख्या ज्यादा है तो हमारे MLA ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, हमारी सरकार क्यों नहीं हो सकती? सारे देश भर में 85-90% जब हमारे लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, तो केंद्र में भी हमारी सरकार क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। आने वाले 10 साल में, अभी हमारे पास एजेंडा है, 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। 10 साल में 20 बार, 1 साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार भारत बंद, 10 साल में 20 बार। जब 20 बार भारत बंद हो जाएगा तो भारत का कोई SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं बचेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि उनकी लड़ाई वामन मेश्राम लड़ नहीं रहे। सबको मालूम हो जाएगा लड़ रहे हैं। जब सबको मालूम हो जाएगा लड़ रहे हैं, तो जागृत होने के बाद इस आंदोलन के समर्थन में हमारे लोग खड़े हो जाएंगे। जब सारे 85-90% लोग खड़े हो जाएंगे, तो जो इस देश में हम चाहते हैं वो करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को तैयार करिए। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।